अभी तक हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा और उसका एप्लीकेशंस पूरा देखा। मैंने आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए एक या दो न्यूमेरिकल्स लेकर के आपको एप्लीकेशंस बताया कैसे करेंगे। आज हम उन सारे एप्लीकेशंस पर एक बार सारे न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहला जो था वो चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन था। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन कैसे हम लोग करेंगे मैंने आपको बताया था। जैसे यही क्वेश्चन है, इसकी करेक्टनेस आपको चेक करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ये रो मींस डेंसिटी था है, और डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है यहां पर मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं। रो डेंसिटी है, आर आपका रेडियस है, और ये जो जी है मेरे बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो रो का होता है ml-3, ये डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब राइट हैंड साइड लिखिए। राइट हैंड साइड में 3 का तो होगा नहीं, केवल जी का लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर, और ये जी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 पाई दोनों ही डायमेंशन लेस है, नंबर है ये, तो डायमेंशन लेस है। जी का क्या हो गया? जी का हो गया LT-2, आर हो गया L, और मेरे बच्चों जी जो है कैपिटल जी M-1 L3 T-2 ये हो गया, और ये L3 M-1 L3 T-2। अब यहां से अगर आप ध्यान दें तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और क्या हुआ जब ये ऊपर गया तो मेरे बच्चों ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये L3 ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर है। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे बच्चों। फिर हम लोग चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन देखते हैं। आपको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां न्यू क्या है मैंने लिखा हुआ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एल लेंथ है, एम मास पर यूनिट लेंथ है, और टी क्या है? टेंशन। फिर सुनिएगा, टी टेंशन, एम मास पर यूनिट लेंथ, न्यू फ्रीक्वेंसी और एल लेंथ। अब इसको डायमेंशनली चेक करना है तो फिर वही तरीका मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का मेरे बच्चों होता है T-1। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में आप भी जानते हो नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो डायमेंशन किसका निकालना होगा? 1/L√T/m। आप समझ गए होगे, 2 हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं। अब यहां पर देखिए 1/L ये लेंथ हो गया, और ये टेंशन। टेंशन का मेरे बच्चों क्या होता है? टेंशन का डायमेंशन वही होता है जो फोर्स का डायमेंशन होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ? MLT-2। ये ध्यान रखेंगे, टेंशन का डायमेंशन वही जो फोर्स का। और ये मास है पर यूनिट लेंथ, नॉट मास, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास का जो है, मास का मेरे बच्चों तो कैपिटल M होता है, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ अगर कोई आपसे कह दे डायमेंशन क्या होगा, तो कैपिटल M और लेंथ का L। ये जरूर ध्यान रखिएगा, मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वो ml-1 होगा मेरे बच्चों। ये ध्यान देंगे, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? ml-1, और केवल मास अगर दिया रहे तो m। इस चीज को क्लियर करिएगा। तो यहां स्मॉल m क्या था? मास पर यूनिट लेंथ, तो हम ये डायमेंशन लिखेंगे। केवल मास होता तो हम ये लिखते। तो आप यहां लिख सकते हैं ml-1। अब थोड़ा सा आप सब ध्यान दे दें, तो ये m इस m से कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो L² हो जाएगा मेरे बच्चों। ये ऊपर जाएगा तो देखो ये L⁻1 है, ये -1 ऊपर गया तो L²। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख भी देते हैं 1/L, और ये हो गया आपका √L² T-2। और यहां से जब आप बाहर लेंगे डायमेंशंस को
तो मेरे समझ से 1/L, और ये L बाहर आ जाएगा और ये t-1 बाहर आएगा, कट जाएगा, डायमेंशन हो गया t-1। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जो डायमेंशन फार्मूला है न्यू का, वो या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो राइट हैंड साइड के, बड़ा ब्रैकेट कर दिया तो डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। इस तरीके से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमको करेक्टनेस चेक करनी है। आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है t बराबर √ρr³/s। इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। करेक्टनेस चेक करनी है तो सबसे पहले आपको इसमें जो भी शब्द लिखे हुए, जो भी अक्षर लिखे हुए हैं, जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, उनकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। स्मॉल t क्या है? टाइम पीरियड। स्मॉल r क्या है? रेडियस। रो क्या है? डेंसिटी। और s क्या है? सरफेस टेंशन। तो हम थोड़ा सा डायमेंशन लिखते हैं। ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन मेरे बच्चों t होता है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड को देखें तो डायमेंशन अगर लिखना है तो ρr³/s। अब देखिए डायमेंशन लिखेंगे तो रो का जो डायमेंशन होगा मेरे बच्चों डेंसिटी है, और डेंसिटी का आप भी जानते हो ml-3 हो गया। और ये r रेडियस है तो लेंथ में मेजर किया जाएगा, इसका डायमेंशन हो गया l³। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बच्चों, सरफेस टेंशन। अभी मैंने आपको टेंशन के बारे में बताया था, तो टेंशन का डायमेंशन वही होता है जो फोर्स का डायमेंशन होता है, लेकिन सरफेस टेंशन S बराबर होता है फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स का तो हो गया mL-T-2 और लेंथ हो गया L। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा मेरे बच्चों वो M-T-2 होता है। इसको याद रखेंगे। टेंशन का mL-T-2 और सरफेस टेंशन का M-T-2। तो यहां हम लिख देते हैं M-T-2। अब थोड़ा सॉल्व करो तो देखो ये M से हो गया क्लियर, और ये L³ से, तो यहां हम लिख सकते थे √1/T⁻² था तो ऊपर T, और बाहर जब आएगा तो ये T हो गया। फर्स्ट और सेकंड को अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। यहां h बराबर r ρg/2s cos थीटा है। h क्या है मेरे बच्चों? हाइट है। r क्या है? रेडियस। s क्या है? सरफेस टेंशन। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और रो क्या है? डेंसिटी। इसकी करेक्टनेस चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में h मतलब हाइट, और हाइट मीटर में मेजर की जाएगी तो इसका डायमेंशन L हो गया। अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड देख लो। राइट हैंड साइड देखोगे तो r ρg/2s cos थीटा, 2s cos थीटा। तो यहां पर देखो r जो होगा वो L हो जाएगा, रो जो होगा वो mL-3 हो गया। मैं ये ब्रैकेट्स ले रहा हूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो कि कौन कौन सा अलग है, और कोई बात नहीं है। और यहां पर L-T-2 हो गया, और ये हो गया मेरे बच्चों 2 का कुछ नहीं होगा। S का अभी बताया सरफेस टेंशन क्या था? M-T-2 था, और cos थीटा एंगल है तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इसको क्लैरिफाई करें तो mm से T-2 से क्या हुआ? L स्क्वायर हुआ, ये माइनस, तो यहां पर हो गया L-1। तो अगर आप देखें तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि करेक्ट क्या रिलेशन क्या होगा, तो आप देखो यहां पर L आया है, यहां L-1 आया है। यानी अगर हम इसको रिवर्स कर देते, अगर ये ना हो करके मेरे बच्चों ये होता 2s cos थीटा
अपॉन आर रो जी, तो हमारा इक्वेशन करेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो रिलेशन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, वो रेसिप्रोकल रिलेशन आ रहा है, उल्टा रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो इस पर तो इनकरेक्ट होगा, लेकिन अगर ये रिलेशन दिया रहे क्वेश्चन में तो वो करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं, जैसा एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द मास, diameter and the mean speed of a gas molecule. Find the relation between them. तो अगर आप देखो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने ईटा से किया है, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया है, मास को स्मॉल एम से और मीन स्पीड को वी से, तो इनके बीच रिलेशन बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर इसको डिराइव करना है तो सबसे पहले देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, मास, डायमीटर और स्पीड पे। तो तुरंत आपको मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी, मास m की पावर x लिख लेना, डायमीटर d की पावर y लिख लेना और स्पीड की पावर z लिख लेना। आप इसमें से किसी को भी x y z लिख सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट m की पावर x, d v की पावर z, इक्वेशन 1। अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिखना। क्या लिखोगे? दोनों तरफ का डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का k तो आपने कांस्टेंट माना है, कोई डायमेंशन आपको नहीं लिखना है, स्मॉल m की पावर x और डायमीटर d की पावर y और वेलोसिटी v की पावर z। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इधर का जो डायमेंशन होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये होता है ml-1 t-1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मास का हो गया मेरे बच्चों m की पावर x और डायमीटर जो हो गया l की पावर y। डायमीटर है तो लेंथ में मेजर होगा और वेलोसिटी जो है मेरे बच्चों वो lt-1 की पावर z। अब थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हो गया ml-1 t-1 इज इक्वल टू, अब इसमें m खोजिए कहां है, केवल एक जगह है और उसकी पावर कितनी है, x। तो ये m की पावर x, l कितनी जगह है, दो जगह, तो क्या हो गया y प्लस z। देखिए यहां y है और यहां प्लस z है तो y प्लस z, और t केवल एक जगह है तो माइनस z। ऐसे अरेंज करके लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, कंपेयर द पावर ऑफ, किसकी पावर, कंपेयर द पावर ऑफ m, l एंड t। m, l एंड t की पावर अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां m की पावर 1, यहां m की पावर x, कंपेयर करने पर x बराबर 1, इक्वेशन सेकेंड। l कंपेयर करेंगे तो y प्लस z है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पर -1 है, ये थर्ड ले लेंगे। देखिए x की वैल्यू हमको यहां से मालूम चल चुकी है। और t को कंपेयर किया तो -z बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल, z बराबर 1। तो ये हमारा x और z मालूम चल गया। पुट z बराबर 1 इन थर्ड, तो y प्लस 1 बराबर -1, तो यहां से y बराबर आ गया -2। अब आप लिखेंगे कैसे, इधर आ जाइए। पुट x, y एंड z इन फर्स्ट, तो ये हो गया k, m की पावर x है तो x की वैल्यू देखो 1 है तो आप यहां 1 रख दिए, और d की पावर y तो आप भी जानते हैं d की पावर y है तो -2 हो गया, और v की पावर z है तो z 1 हो गया। अब आप अरेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, mv/d²। इक्वेशन नंबर ये 4 था, ये आप इसको चाहें तो 5th लिख सकते हैं, और ये हमारा 6th, और यही हमारा आंसर हो गया। ये रिलेशन हुआ। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन डिराइव करने आ रहा होगा। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वेवलेंथ लैम्डा डिपेंड्स ऑन मास m, वेलोसिटी v एंड प्लैंक कांस्टेंट h। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब इनके बीच रिलेशन आपको पता करना है, तो तरीका वही है।
क्या डिपेंड कर रहा है? लैम्डा। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास। पावर आप निकाल सकते हो x, वेलोसिटी पावर y और प्लैंक कांस्टेंट पावर z। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट k mx vy hz, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अब आप भी जानते हो क्या करना है, दोनों तरफ का डायमेंशन लिखना है। तो हमने ये लैम्डा का डायमेंशन लिख दिया, k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मास का डायमेंशन लिखना होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना होगा और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना होगा। यानी इन तीनों का डायमेंशन हमको याद होगा, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो याद करते हैं, लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। लेंथ है तो इसका डायमेंशन मेरे बच्चों m0 l t0 लिख दिया। यानी लेंथ का l होता है तो केवल l, ये तो 0 लिखा है अरेंज करने के लिए। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, l बचेगा। मास m हो गया मेरे बच्चों। वेलोसिटी क्या है? lt माइनस 1 है पावर y। और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला याद रखना मेरे बच्चों, ml स्क्वायर t माइनस 1 की पावर z। अब अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये हो गया m0 l t0 और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चों m और ये पावर x हो गई और ये पावर z हो गई। तो ध्यान देना x प्लस z हो जाएगा। l देखो कितनी जगह है, l भी 2 जगह है। यहां l की पावर y है और यहां 2 है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2z हो जाएगा। तो यहां से तो हमको l की पावर y मिली और यहां से प्लस 2z मिला। और t देखो, t भी 2 जगह है, यहां -1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो -y हो जाएगा। तो यहां पर तो हमको -y मिला और यहां पर मेरे बच्चों -z मिला। अब क्या करना है? कंपेयर कर दें। कंपेयर करेंगे तो x प्लस z बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। y प्लस 2z बराबर 1 और एक हो जाएगा -y माइनस z बराबर 0, इक्वेशन 4। और अगर हम थर्ड एडिंग +4 कर दें तो ये +y माइनस y से कैंसिल, प्लस 2z माइनस z मिलकर के ये z बराबर 1 आ गया। जब z बराबर 1 आ गया तो फ्रॉम फोर्थ से -y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर आ गया -1। अब y जब -1 आ गया और z 1 आ गया तो पुट z बराबर 1 इन सेकेंड। तो यहां से देखो x प्लस 1 बराबर 0, यहां से x बराबर हो गया -1। तो थोड़ा ध्यान देंगे, z बराबर 1, y बराबर -1 और x बराबर -1। तो सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट से लैम्डा बराबर k m की पावर -1, v की पावर -1 और h की पावर 1 अरेंज करके हम लिख सकते हैं k m k h अपॉन mv। ये रिलेशन हो गया मेरे बच्चों। लेकिन आप भी जानते हो यहां k की वैल्यू हमको आपको पता है, तो जब आपको भी पता हो जाए तो लिख लीजिएगा लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ये जो k की वैल्यू आती है वो प्रैक्टिकली आती है। तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv, ये रिलेशन हो गया। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई चीज दिया रहेगा, जैसे SI में दिया है तो CGS में, ऐसे ही तो वन सिस्टम की यूनिट से दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो यहां पर जैसा मेरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अगर प्लैंक कांस्टेंट h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है SI सिस्टम में, तो फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। ये क्या है? SI सिस्टम। तो इसका मतलब 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। ठीक है,
अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहली चीज तो हम ये फाइंड करेंगे कि N1 N2 क्या है। तो यहां पर N1 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। U1 आपको दिखाई दे रहा है पहले मीडियम में, पहले सिस्टम की जो यूनिट है जूल सेकंड। दूसरा जो होगा CGS में जूल का हो जाएगा अर्ग, और ये सेकंड तो सेकंड ही रहता है। और N2 मिसिंग है। N2 मेरे बच्चों क्या है? मिसिंग है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते थे? N2 बराबर N1 M1 बाई M2 की पावर A L1 बाई L2 की पावर B। डायमेंशनल एनालिसिस से कर रहे हैं, तरीके तो बहुत हैं इसको सॉल्व करने के। T1 बाई T2 की पावर C। अब ABC कैसे फाइंड करने थे? ABC हमने बताया था कैसे फाइंड करेंगे। आप जिस क्वांटिटी का है उस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। तो क्वांटिटी कौन है? प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मेरे बच्चों होता है ml स्क्वायर t माइनस 1। ml स्क्वायर t माइनस 1। तो m की पावर 1 है तो a बराबर यहां 1 हो गया, b बराबर यहां 2 हो गया, और c बराबर यहां माइनस 1 हो गया। तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। N1 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। पहले जो मीडियम है वो SI है, तो मास जो होगा वो kg में होगा और ये ग्राम में होगा। पावर देखो कितना लिखना है 1। पहला मीडियम जो है वो तो ये मीटर में होगा, और CGS है तो ये सेंटीमीटर में होगा। पावर 2 लिखना है। क्यों 2 लिखना है? क्योंकि B की पावर 2 है। और T1 T2 ये सेकंड होता है SI सिस्टम में, तो CGS में भी सेकंड होगा, और C की वैल्यू -1 तो -1। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और kg है तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और ये भी ग्राम हो गया मेरे बच्चों। और ये मीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, और यहां सेकंड -1। तो ये इससे अगर आप सॉल्व करें तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100, तो 2 2 4 3 7, यानी 2 2 और 3 4। तो यहां पर जो N2 आया मेरे बच्चों 6.62 इंटू 10 टू द पावर, तो देखो ये 1 हो जाएगा मेरे बच्चों। 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर 7। तो मेरे समझ से N2 बराबर 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो आंसर क्या होगा? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड जो है वो सीधे सीधे लिखा जा सकता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका मेरे बच्चों इसका ये भी है कि आप तुरंत चाहते तो अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे तो ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको वैल्यू पूछेगा तो आप 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, तो देखिए कैसे करेंगे। 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और जूल को अर्ग में बदलना हो तो 1 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, जानते हैं आप। ये सेकेंड हो गया। सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड आ गया। तो डायमेंशनल एनालिसिस से इतना लंबा होगा, और यूनिट में केवल कन्वर्जन आपको आता हो तो यूनिट रख देंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा केवल 2 लाइन में। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। के भी क्वेश्चन आते हैं, एक इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है
कि ए बाई बी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ए बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो आप भी जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एफ बराबर क्या, ए रूट एक्स का डायमेंशन, एफ हो गया एम एल टी माइनस 2, क्यों, क्योंकि फोर्स था, ये बगल में लिखा हुआ है सब चीज क्या है, और ए निकालना है और ये रूट एल हो गया। तो ए का जो डायमेंशन होगा मेरे बच्चों वो एम एल टी माइनस 2 हो गया, और रूट को हम लिख सकते हैं एल की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए का डायमेंशन आएगा एम एल की पावर 1/2 टी माइनस 2, ये ए का हो गया। टी का अगर देखना है तो देखो टी का कैसे करेंगे, एफ का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर का होगा, तो बी का जो डायमेंशन होगा वही मेरे बच्चों एफ बाई टी स्क्वायर होगा। तो एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर हो गया। तो जो बी का डायमेंशन हुआ वो एम एल टी माइनस 4 हो गया। तो ये बी का डायमेंशन हो गया और ये ए का डायमेंशन हो गया। अब अगर ए बाई बी का डायमेंशन निकालना है तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। ए का तो हो गया एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -2, और बी का हो गया एम एल और टी की पावर -4। सॉल्व करेंगे तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा, एल ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये जाएगा तो टी स्क्वायर। तो मेरे समझ से ये आंसर हो जाएगा। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां t टाइम को और x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओमेगा और k की डायमेंशन आपसे पूछा है। तो आप भी जानते हो साइन के बगल में ये है, तो साइन के बगल में ये एंगल रहा होगा, इसका मतलब ये और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी रही होंगी। क्या रही होंगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ओमेगा टी ये 1, तो ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो 1/t का डायमेंशन होगा, तभी ये डायमेंशन लेस बनेगा। तो ओमेगा का जो यहां से हो जाएगा 1/t यानी t माइनस 1। तो ओमेगा का t माइनस 1 और इस t का t दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम kx की बात करें तो ये भी एक डायमेंशन लेस होना चाहिए, और डायमेंशन लेस होने के लिए m0 l0 t0 तो 1 हो जाएगा। तो यहां से k बराबर जो होगा वो 1/x हो गया। अच्छा, इसको लिखने का तरीका मेरे बच्चों ये भी हो सकता है m0 l0 t माइनस 1, और ये हो गया x टू द पावर -1 यानी l, x का l हो जाएगा -1। तो k का जो डायमेंशन होगा वो l-1 होगा। लिखने का तरीका मेरे बच्चों ये भी हो सकता है m0 l-1 t0। तो ये k का डायमेंशन और ये ओमेगा का डायमेंशन कैलकुलेट कर दिया गया आपके सामने। तो उम्मीद है कि आपको डायमेंशन एनालिसिस का ये चैप्टर समझ में जरूर आया होगा, ये टॉपिक्स जरूर समझ में